हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक हैं। आज हम करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। ठीक है, जनजातियों में हमने भील जनजाति को आधा कर दिया था और हमने संविधान के कुछ पोर्शन, मतलब कि संविधान में जनजातियों का क्या क्या स्थान है, कितनी जनजातियाँ हैं, वो सब हमने लगभग देख लिया था। ठीक है, अब हम करेंगे भील जनजाति को, जितना हमने छोड़ा था उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हाँ, ये जो हम आप जनजाति पढ़ेंगे ये इस बुक से पढ़ेंगे, परीक्षा धाम की है। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और यदि हमने बहुत ज़्यादा इसको डीप में पढ़ा तो आपके दूसरे सब्जेक्ट भी छूट जाएंगे। कल ही देखो हमने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया तो बहुत जल्दी हो गया वो, है ना। 3 पार्ट में हम कुल मिला के सारी की सारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ही हम जनजातियों को कवर करने के लिए कम समय में इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने भील जनजाति ऑलरेडी थोड़ी सी देख ली है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट और इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे क्या क्या हमने इसमें देख लिया था। सबसे पहले पॉइंट हम समझेंगे। देखो हमने, हाँ, ये देख लो कुछ शब्द मिल रहे हैं। ये पहले उसकी लोकेशन के बारे में दिया गया है, यहाँ पे डायग्राम दिया है। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे मालवा और निमाड़ में। ये मालवा क्षेत्र है और ये जब आप नीचे जाएंगे तो ये निमाड़ क्षेत्र है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया था कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में। इस तरीके से ये डायग्राम है, इससे आपको समझ में भी आएगा कि हम कहाँ पे किस चीज़ को, कौन सी जनजाति को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसकी साइड में आप देखोगे एक फ़ोटो बनी हुई है और ये जो व्यक्ति है, मतलब एक जनजाति है, तो ये अपने हाथों में धनुष बाण ली हुई है। हमने जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भील जनजाति, भिल्ल शब्द संस्कृत से आया है और उसका अर्थ होता है धनुष, मतलब ये धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। फिर यदि हम उनका ये बॉल पेंटिंग देखेंगे तो उसमें देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं, छोटे छोटे, आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे घोड़ों के आकार चित्र बने हुए हैं। जिससे कि हम आगे पढ़ेंगे इनकी जो लगभग जो चित्रकला है उसमें स्नेक्स, मतलब सांप और घोड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये इनकी पूजा करते हैं या इनको मानते हैं। अब देखो भील जनजाति, सबसे पहले इन्होंने एक और पॉइंट दे दिया है कि कहाँ, सरस सागर में इन्होंने ये पॉइंट मिलता है। ठीक है, सरस सागर में। और हमने वैसे भी पढ़ लिया है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पहले कहीं कहीं हमने देखा संस्कृत में भिल्ल होता है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि भील जनजाति का जो शब्द है संस्कृत के किस शब्द से निकला है, तो वो भिल्ल से निकला है। यहाँ पर भी इसका द्रविड़ शब्द से बोल दिया है। ठीक है, ओरिजिन। ओके, देखो भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। इतिहासकार जो कर्नल टॉड है, हमने ऑलरेडी इनको पढ़ा था, इनको क्या बोलते हैं, ये बनपुत्र। और टॉलमी का भी हमने पढ़ लिया था, तीरंदाज बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, समथिंग 60 लाख समझ लो, 59.93, मतलब कि समथिंग 60 लाख है इनकी। और हाँ, अनुसूचित जनजाति में इनका कितना प्रतिशत है, मतलब यदि 100% में हमारे पास जनजातियाँ हैं तो ST में ये भील जनजाति कितने प्रतिशत है, 39। ठीक है, ये उसका मीन्स है। अब देख लेंगे हम, पहले भी देख लिया पहले लेक्चर में कि कहाँ पर है ये, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़ाहा। ठीक है, अब भील जनजाति राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक, ठीक है, कुंभलगढ़ हमने पढ़ा था, ढोल का भी हमने पढ़ा था, स्थान से मूल स्थान मानते हैं, मतलब राजस्थान से इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, ओके। अब जनजातियों में हमने ये देख लिया है, पटेलिया है, बरेला है, भिलाला है, और भी लिखी हैं, उजला, तड़वी, रथियास, रौठ, भिलाला। ठीक है, भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है, वो हमने कल भी देख लिया था। हाँ, देखो इसको मैंने फ़िल्टर नहीं किया इस पेज को, क्योंकि जब मैं इसको फ़िल्टर कर रही थी तो ये क्लियरली दिख नहीं रहा था, आधी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। देखो औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, जिनका क्या कहते हैं उनको तड़वी भील। ये ऑलरेडी हमने क्विज भी कर लिया है और साथ में हमने इसको पढ़ा भी दिया है ना। अब हम इनकी सामाजिक स्थिति पे चलेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो पटेल रहते हैं, तड़वी रहते हैं और डाहा का पुजारा, बड़वा गांव के प्रमुख सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। देखो अभी तो उन्होंने एज अ
हमें क्या दिया है, इंट्रो दिया है। अब हम देखेंगे किसका क्या काम रहता है। जो पटेल रहते हैं गांव का अति विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति माना जाता है। देखो हर कहीं कोई ना कोई जनजाति में पटेल जरूर होगा। जैसे खुटिया पटेल हम शहरी जनजाति में पढ़ेंगे, वैसे ही पटेल क्या है यहाँ पर भील जनजाति में गांव का अति विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति। फिर जो तड़वी रहते हैं वो पटेल के सहायक होते हैं। बार बार जब आप इनको रिपीट करोगे तो आप पे आ जाएंगे। देखो जैसे मध्य प्रदेश में आपने बहुत लोगों को सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना और पटेल साहब आप कहाँ जाते हो, दैट मीन्स बहुत सम्मानजनक बात है ये, तो उसी को बोलते हैं कि सम्मानीय व्यक्ति। तड़वी इनका हेल्पर होता है, ठीक है। डाहला को क्या बोलते हैं, गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति। अच्छा पॉइंट है ये, इसको ध्यान में रखो, हो सकता है पूछ ले। डाहला है ना, डाहल या डाहला गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति, वो ये समझ सकते हैं जो मालवा क्षेत्र के हों, निमाड़ क्षेत्र के हों। जैसे जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के हों तो उनके लिए ये न्यू हो सकता है, ठीक है। पुजारा क्या होता है, देखो पुजारा मतलब कि पूजा करने वाला। हमें अलग ही इस शब्द से समझ में आ रहा है कि पुजारा मतलब धार्मिक आयोजन करने वाला व्यक्ति होगा, तो इसमें कुछ नहीं। बड़वा देखेंगे, बड़वा गाँव में तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी से इलाज करने वाला व्यक्ति, बड़वा है ना। इसको थोड़ा सा याद रखो, पहले बार तो तंत्र मंत्र भी करता है बड़वा, और फिर जड़ी बूटी से इलाज भी देता है ये व्यक्ति, ठीक है। कोटवार क्या कहलाता है, हमारे हर गांव में होता है, गांव का चौकीदार कहलाता है। वो संदेश भाग कहलाता है, कोई भी कोई न्यूज़ आती है ना, तो राज्य सरकार द्वारा, तो वो हर राज्य जैसे हर गांव में फैलानी रहती है, तो उसका ये कौन करता है, कोटवार। फिर हरकारा होता है जिसकी नियुक्ति पटेल करता है, ठीक है। ये तो नहीं आएगा कि किसकी कौन नियुक्ति करता है, लेकिन लिखा है तो हम पढ़ते हैं। भारतीय मतलब क्या होता है, सामाजिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति। मतलब जैसे आप यहाँ पे बैठे होते हैं तो वो जो आपको खाना परोसता है ना, वो कहलाता है भारतीय। सामाजिक भोज के अवसर पर वितरण करने वाला व्यक्ति वो कहलाता है भारतीय, ठीक है। भीलों में दहेज प्रथा को क्या बोलते हैं, दापा प्रथा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये दापा प्रथा है ना। दहेज मतलब देखो दा से दहेज आ रहा है, वैसे ही दापा आ रहा है, तो दापा दहेज है ना, दहेज। तो दहेज प्रथा को क्या बोलते हैं भील जनजाति में, दापा प्रथा भी कहा जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, साथीदार अभियान। दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथीदार अभियान चलाया गया। फिर भील जनजाति में एकत्र होते, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको नहीं बने, लेकिन इस तरीके से याद नहीं करना। पहली बार दहेज प्रथा को क्या बोलते हैं, दापा प्रथा, और उसको हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसको क्या बोला हमने, साथीदार अभियान, ठीक है, ठीक है। फिर हम देखेंगे शांता प्रथा मतलब क्या होता है, संस्कार। शांता संस्कार आपको ना एक एक शब्द से आ सकता है। जैसे आप क्वेश्चन ही पूछ ले कि जो शांता प्रथा है, शांता प्रथा वो किससे संबंधित है, तो फिर ये चीज़ हमें याद रखना है। शांता, जैसे हमने उज्जवन पढ़ा था, मे भी पढ़ा था कि नहीं, हाँ, तो उज्जवन जो था वो दाह संस्कार से रिलेटेड था, जब शायद हमने MCQ लगाए थे। वैसे ही यहाँ पर क्या है, शांता प्रथा जो है ना, जन्म संस्कार से संबंधित है। शांता जन्म संस्कार से संबंधित है। गातला जो है एक मृत संस्कार है। अब आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं हर जनजाति में आएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक आप टेबल बना लो, है ना। जैसे आप यहाँ पे हमने पढ़ा गातला प्रथा, है ना, वैसे ही हमें कहीं कहीं सामरा प्रथा आएगी, मृतक संस्कार से जो संबंधित होगी, है ना। तो वैसे ही हमें क्या करना है, शांता प्रथा, गातला प्रथा, ये किस जनजाति से है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे भील लिख लिया कि ये भील से है, वही है यदि हम साइड में ही लिख दें कि वैसे ही जैसे गाथा प्रथा या सांतला प्रथा या सामरा प्रथा हो गई, तो ये बैगा से संबंधित है, वो भी मृतक संस्कार। ऐसे डायमेंशन में बांट के अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हम धार्मिक स्थिति देखेंगे। धार्मिक स्थिति क्या है, प्रमुख देवता, इनकी राजपंथ प्रमुख देवता है भीलट देव। भीलट देव देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है जब हम MCQ कर रहे थे कि भीलट देव किस जनजाति से संबंधित थे। तो राजपंथा भी जितने ही इंपॉर्टेंट है उतने ही भीलट देव हैं। फिर बाप देव, खेड़ोमाई और गल देव और कोहस देव, पिठोरा देव। आपको कौन से याद रखने, ये तीनों तो याद रखो, साथ में ये गलदेव भी याद रखो, ठीक है। भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव का वंशज मानते थे, ओके। थोड़ी सी चीज़ें याद रख के चलना। अब हम जब आर्थिक स्थिति इनकी पढ़ेंगे तो झूम कृषि को हमने पिछली बार भी पढ़ लिया था, क्या बोलते थे इनको, चिमाता या डहिया,
फिर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर भील की कला को पंजादरी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो पंजादरी किस जिले में प्रमुख है, तो अलीराजपुर झाबुआ आएगा, तो हमें वहाँ पे टिक लगाना है। या फिर किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। या फिर पंजादरी एक्चुअल में होती क्या है, तो वो कला होती है, वो भी भीलों द्वारा की जाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द भील। ठीक है, पर नीमच में जो नंदना प्रिंट है, देखो ना से नीमच ना से नंदना प्रिंट के कपड़े भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। पहली बात तो नंदना प्रिंट क्या है, एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे, कपड़े हैं। दूसरा, ये किस जनजाति से संबंधित है, भील से। कहाँ पर है, बनते हैं नीमच के। ठीक है, अनाज रखने के लिए बांस से बनी कोठी यूज़ होती है, जिसको कनकी कहते हैं, है ना। ओके, अनाज की कोठी है, इस तरीके से जो कोठियाँ बनी रहती थी बहुत पहले ज़माने में आपने देखी होगी, तो इसको क्या बोलते थे, कनकी। ठीक है, ये इस तरीके से याद करना है। फिर सांसारिक स्थिति देखेंगे, जो गबरी नाट्य है, गबरी, गरबी, गबरा, गबरी, ठीक है, भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है, इसको याद रखना, क्या है, गबरी। ओके, फिर प्रमुख नृत्य और हम देखेंगे कौन कौन से रहते हैं, जैसे भगोरिया, डोहिया, डोहो, गहर, बीरबाल्या। जब आप इनको 3-4 बार बोलोगे, क्या क्या है, जैसे भगोरिया, डोहो, भगोरिया यहाँ पे हो गया, डोहो और डोहिया एक साथ रखो तब जाके याद हो जाएगा। फिर बीरबालिया, गहर, ठीक है, इतने हो गए, बहुत हैं। अब बेडेश्वर मेला को भीलों का कुंभ बोलते हैं। यह मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला है, बेडेश्वर मेला। ठीक है, पिथौरा चित्रकला हमने 100 बार पढ़ ली होगी, MCQ हमने लगा लिए होंगे। तो किससे संबंधित है, भीलों से संबंधित है। पहली बात तो वो चित्रकला है, और जिसके प्रमुख कलाकार कौन है, पेमा फाल्या। ठीक है, अब भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पेंटिंग में आपको उनके घोड़े और सर्प की पेंटिंग मिलेंगी, तो वो क्या करते हैं, घोड़ा और सर्प की पूजा करते हैं, दैट्स वाई वो इतना मानते हैं उनको। ठीक है, फिर भील जनजाति धनुष बाण और गुलील चलाने में दक्ष होती है, हमने पढ़ा। ये प्रिय क्या है, इनका पदार्थ ताड़ी और रबड़ी। ये ताड़ी भी एक प्रकार से मीन्स शराब से ही बनती है शायद, या चावल से बनती है, चावल से ये जो ताड़ी शराब बनती है उसको ताड़ी बोलते हैं। ठीक है, और फिर रबड़ी है। अब जब हम त्यौहार देखेंगे, तो जैसे ही उनके लोक नृत्य थे, देखो जैसे मान लो डोहू नृत्य है, तो उसी में त्यौहार, उसको भी त्यौहार नाम दे दिया। अब देखो भगोरिया नृत्य हमने देखा था, तो भगोरिया त्यौहार भी होता है ना। इनमें 3 प्रकार के त्यौहार होते हैं, 7 दिन तक ये चलता है ना। गुलालिया, फिर शायद गुलालिया, उजड़िया, इस प्रकार से 3 रहते हैं। गोल गधेड़ो, हाँ सॉरी, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजड़िया, 3 प्रकार के जो होते हैं त्यौहार होते हैं। ठीक है, फिर दिवासा, ओके, फिर दिवासा है, फिर गल है। गल हमने त्यौहार भी देखा था, नृत्य भी देखा था। फिर डोही, इंदल, इंदल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोहा। ठीक है, ये तीनों हमने पढ़ लिए हैं। ये आपको थोड़े से अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इस जो वाली बुक है ना, ये इस बुक में टू द पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। अब ये देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से देखो। पहली बात तो हम कहाँ रहते हैं, मकान में, तो मकान को ये लोग क्या बोलते हैं, कूप, है ना। फिर मकान कहाँ रहता है, एक मोहल्ले में है, रहता है ना, हम किसी मोहल्ले में ही रहते होंगे, उसके अंदर हमारा मकान होगा, तो मोहल्ले का क्या नाम है, फाल्या। ठीक है, और मोहल्ला, ठीक है, हर गांव में अलग अलग मोहल्ला होता है, ऐसे गांव में 3-4 मोहल्ले होते, तो गांव को क्या बोलते हैं, पाल। ठीक है, गांव सबको पालता है तो क्या बोलते हैं, पाल। फिर मोहल्ला को बोलते हैं फाल्या, एंड देन मकान को हमारा बोलते हैं कूप। ठीक है, ये 3 प्रकार के स्टेटमेंट हैं, और ये आते ही हैं। जैसे आपको पूछ सकते हैं कि भील जनजाति में गांव को क्या बोलते हैं, तो पाल। भील जनजाति में मकान को क्या बोलते हैं, तो कूप। इस तरीके से क्वेश्चन। और आप ये मत सोचो कि किसी और जनजाति में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, वहाँ पे अलग मिलेंगी, वहाँ पे लोग अलग बोलेंगे। ठीक है, अब विशेष तथ्य क्या है, भीलों के घरों को कू बोलते हैं, मोहल्ला को फाला बोलते हैं, हो गया। कई फाला मिलकर गांव बनता है, गांव को पाल बोलते हैं। ठीक है, एक नए अनाज का प्रथम प्रयोग जो होता है, उस फसल को क्या बोलते हैं, उस त्यौहार को नबई। ठीक है, देखो नबई से ही हमें समझ में आ रहा है नया, कुछ नया, तो मतलब नया अनाज जब हम यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, नबई। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है। ठीक है, अब भगोरिया उत्सव मार्च के महीने में मनाया जाता है। पिथौरा चित्रकला देवी देवताओं को स्पेशली घोड़ा को बनाया जाता है। ठीक है,
अलीराजपुर ज़िले में जो झोवट में भील समुदाय की महिला पुंजा दरी बनाती हैं, ये क्या कहलाती है? सीधी जिले के सिहावल ब्लॉक में पुंजा दरी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। बट यहाँ पे अलीराजपुर में भी देखो, जैसे ये पुंजा दरी है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सीधी जिले में, सिहावल में। लेकिन यहाँ पर भी भील समुदाय की महिलाएं ये चीज़ें बनाती हैं, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई, ठीक है। तो हमारा भील जनजाति कंप्लीट हो गया है और कुछ ये लिखा हुआ है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, भगोरिया आर्ट के बारे में देखते हैं। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में, विशेषकर अलीराजपुर और झाबुआ में ये आयोजित किया जाता है। ये 7 दिन तक होता है। और देखो, आजकल क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये जो उत्सव है ये कौन से उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो होली के समय, ठीक है, आयोजित किया जाता है। और ये 3 चरण में होता है, तिरवैया या बजारिया, फिर गुलालिया, फिर उजाड़िया, ठीक है। गोल गधेड़ो, गुलालिया, फिर देन उजाड़िया। फिर अलीराजपुर जिले के बालपुर में ये मेला भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भंगूरदेव और भोगरिया इसके, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है कि 2 लड़की लड़का रहते हैं। यदि जैसे लड़के ने लड़की को गुलाल लगा दी और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो मीन्स उनकी शादी तय होना मानते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे? गोंड जनजाति पढ़ेंगे। ओके, गोंड जनजाति के सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, उसकी स्थिति देखेंगे, उपजातियाँ, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति, ठीक है। गोंड जनजाति मेनली मैंने बोला था पाई जाती है दक्षिण पूर्व के स्थान पर, लेकिन इनका जो नर्मदा नदी के दोनों ओर बसाव है, इसीलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम गोंड को पढ़ते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से हम सबसे ज़्यादा किसको पढ़ते हैं? भीलों को, ठीक है। गौरैया बनी हुई है और यहाँ पर एक जनजाति की बच्ची खड़ी हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। गोंड की उत्पत्ति कूंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। शब्द पहले ही अर्थ देखो, पर्वत होता है। जब हमने भील पढ़ा था उसका अर्थ होता था धनुष। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। हमने देखा भी था भील, दन गोंड, कोलकोरकू, सहरिया, कोलकोरकू, सहरिया, इस तरीके से हमने उसको बांटा हुआ था कि कौन फिर बड़ा, फिर कौन, फिर, ठीक है। अब 2011 के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या 50 मतलब 51 लाख, और हमने वहाँ पे 60 लाख समथिंग पढ़ी थी। वहाँ पे परसेंटेज था भीलों का 39, यहाँ पे 33। इसका मतलब ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। और गोंड जनजाति अपने आप को कोयतूर या कोयतूर मानती है। देखो, जैसे कि हम भील अभी हम पढ़े, भील जनजाति में जो लोग हैं वो अपने आप को मामा कहलवाना बहुत पसंद करते हैं, वैसे ही जो गोंड जनजाति वो अपने आप को कोयतूर या कोयतूर मानती है, ठीक है। ये है, ओके। पहले अब हम उनकी उपजातियों का वर्गीकरण करेंगे। गोंड जनजाति 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। जब हम पहले आधार देखेंगे तो बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन कौन रहते हैं और संपत्ति के अकॉर्डिंग कौन कौन रहते हैं। बिजनेस में हम देखेंगे इसके टाइप्स होते हैं 4, मतलब कि प्रधान से समझ में आ रहा है कि पूजा पाठ करने वाला हमारा प्रधान, ठीक है। ओझा, देखो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, किसी ओझे को बुलाओ यार, ओझा को बुलाओ जो ठीक कर दे। तो तांत्रिक कार्य करने वाला क्या कहलाता है? ओझा। प्रधान मतलब कि पूजा पाठ करने वाला। अगरिया को हमने कई बार पढ़ लिया है हमारे MCQ में, ये यहीं से आता है। गोंड जनजाति की जो उपजाति है अगरिया, वो लोह कार्य करने में सफल रहती है, ठीक है। बहुत निपुण है और बहुत स्टार्टिंग से ये चीज़ कर रही है। सोलहस को मैंने आपके क्विज में दिया है ऑलरेडी, तो वो क्या काम करती है? बढ़ाई करने का काम करती है, ठीक है। अब जब हम संपत्ति के आधार पर इनको बांटते हैं तो 2 प्रकार की होती है, राजगुंड और धुरगुंड। राजगुंड से राज ही समझ में आ रहा है कि जो लोग राज करते होंगे तो उनके पास अधिक संपत्ति होंगे। धुर मतलब कि कुछ नहीं है, कम संपत्ति वाले, ठीक है। इस प्रकार से इसको बांटा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा। और इनकी भौगोलिक स्थिति वैसे तो हमने डायग्राम में देखी ली। तो गोंड जनजाति बाहुल्य क्षेत्र मंडला, बैतूल और छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद और सागर प्रमुख है, ठीक है। अब हम उपजातियाँ देखेंगे इसकी कौन कौन सी हैं। इसमें कम से कम 50 से अधिक उपजातियाँ हैं। एक्चुअल में कितनी हैं? 50 से अधिक, बट हम कुछ मेन की पढ़ेंगे, जैसे आगा, अगरिया के बारे में हमने देख लिया, मारिया, भीमा, प्रधान, कोयतुर, झरेका, दरोई, ETC इतनी है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? ये पढ़ लिया। अब हम उनकी सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे कि सामाजिक स्थिति कैसी है उनकी, ठीक है। सामाजिक स्थिति के बारे में जब हम देखेंगे तो गोंड समाज प्रतिसत्तात्मक है। लगभग हमारे मध्य प्रदेश में सारे के सारे समाज प्रतिसत्तात्मक हैं, है ना। गांव का जो प्रमुख है वो मुकद्दम कहलाता है। वहाँ पे जब हमने भील जनजाति पढ़ी थी तो वहाँ पे गाँव का प्रमुख कौन कहलाता था? पटेल कहलाता था।
फिर जिसे गोटिया कहते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है, इधर हम इसको पटेल कह रहे हैं, किसको, भील जनजाति में, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, गोटिया। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब हम विवाह उत्सव देखेंगे। दूध लौटावा होता है और लमसैना विवाह होता है, ये आ चुका है। ये 2025 में भी आ चुका है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था। साथ में ये दूध लौटावा क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि क्या है। हमारे में आया था लमसैना एक्चुअल में है क्या, तो आया क्या, विवाह है एक्चुअल। लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत लड़की को दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लमसैना, ठीक है। पठौनी विवाह होता है, पौलीधर विवाह होता है, चढ़ विवाह होता है, सेवा विवाह होता है। सेवा विवाह को कहते हैं लामा नाई, है ना। और हाँ, इतना हमने पढ़ लिया, इसको एक बार और रिपीट करेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। दूध लौटावा, है ना, इसमें मे भी शायद ऐसा रहता है कि हम अपने देवर से ही शादी कर लेते हैं, ऐसा कुछ इन केस यदि हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ये दूध लौटावा, या फिर रिलेटिव्स में ही शादी कर लेते हैं, मामा भांजा इस तरीके से, जिससे कि आपके घर की जो बेटी रहती है वो घर में ही रहती है, इस प्रकार से। तो इसको दूध लौटावा कहते हैं। बहुत पास के रिलेटिव्स में नहीं करते, बट हाँ समथिंग की जानते हैं इस टाइप का। लमसैना विवाह एक प्रकार का विवाह है, ये तो याद ही रखना, और लड़के द्वारा लड़की के घर में सेवा देने के उपरांत, है ना। फिर पठौनी विवाह, पौलीथर विवाह, चढ़ विवाह, सेवा विवाह। सेवा विवाह का क्या नाम है, लामानाई। अब ये बेगा में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेगा जनजाति वहीं आसपास रहती है गूढ़ जनजाति के, ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे हमने भील जनजाति में पढ़ा था कि उनके मोहल्ला को क्या बोलते थे हम, वहाँ फाल्या, यहाँ पर क्या बोल रहे, टोला। तो ये थोड़े से डिफरेंट है, जैसे कि हम मुखिया को वहाँ पे पटेल बोलते थे, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, गोटिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं हम, जब मोहल्ले को फाल्या बोलते हैं, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टोला, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गूढ़ जनजाति के जब घर में मेहमानों को बिठाने वाला कमरा क्या कहलाता है, बंगला, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जन्म संस्कार के समय शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाने की रस्म होती है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, हाँ, अब हम इनकी आर्थिक स्थिति देखेंगे गोंडों की, कि गोंड की आर्थिक स्थिति कृषि और वनोपज पर निर्भर है। सारी लगभग सारी यही वनोपज पर और कृषि पर निर्भर है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इनके द्वारा की जाने वाली खेती को बारी कहते हैं। देखो, जैसे खेती बारी, हमारे यहाँ जैसे ये घर है, हम अपने घर में ही छोटा सा कुछ ऐसा बना के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ लगा लेते हैं ना, जिससे कि जैसे आलू भटा लगा लिए, तो यहाँ पर हम सब्जी उगा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बारी, हमारे यहाँ, ठीक है। तो इनके द्वारा की जाने वाली जो खेती है उसको बोलते हैं बारी, है ना। गौड़ जनजाति की जो प्रधान शाखा है सर्वाधिक शिक्षित होती है। प्रधान में हमने क्या देखा है, पूजा पाठ करने वाले, दैट मीन्स पंडित, है ना। तो प्रधान जो शाखा रहती है वो सर्वाधिक शिक्षित होती है, एजुकेटेड रहती है, 70%। ओके, हाँ, अब जब हम देखेंगे गोंडों की आदि पुरुष लिंगोपेन सर्वाधिक पूज हैं। लिंग देवता जो हैं आदि पुरुष, ये लिंगादेव ये माने जाते हैं। कहीं कहीं लिंगोपेन लिखा है, कहीं कहीं लिंगादेव जो आपको मिलेंगे, तो ये इनके बहुत प्रमुख पूज्य माने जाते हैं, ठीक है। जो लिंगादेव की पूजा करने वाले को क्या बोलते हैं, कोया पुनी, मतलब ये पुजारी है, ठीक है। ये इनकी पूजा करने वाला क्या बुलाता है, कोया पुनी, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है, क्योंकि आ सकता है। अब आपको ये आ सकता है, कोया पुनीम जो है किस जनजाति का शब्द है, या किस जनजाति का प्रधान या पुजारी है, ठीक है। अब इनकी देवता देखो, अब आपको आएंगे, देखो मैं आपको डिफरेंट बता देती हूँ। एक गोंड जनजाति आएगी और एक बैगा जनजाति आएगी, इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी आपको मिलने वाली है। तो जैसे इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन से हैं, बड़ा देव, तो क्योंकि गोंड जनजाति बड़ी है, इस प्रकार से आप उसको थॉट कर लेना। तो इनके कौन होंगे प्रमुख देवता, बड़ा देव, और इनके बैगा के कौन होंगे, बूढ़ा देव, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर लेना कि बैगा एक्चुअल में छोटी है, तो बड़े हैं गोंड, तो गोंड के कौन होंगे देवता, बड़ा देव, ठीक है। ओके, और नारायण देव बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहासुर क्या कहलाता है, हमें पता है, अगरिया के देवता। लोहा मतलब लोह शिल्प, तो लोहासुर क्या है, अगरिया के जो देवता हैं वो उनको मानते हैं। फिर नागदेव, धमसेन, सूरजदेव, खैर माता, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, जो इम्पोर्टेंट था हमने देख ही लिया। अब मढ़ई इनका त्यौहार होता है। मढ़ई आपने देखी होगी, छोटी सी गाँव में लगी रहती है ना।
वो मड़ई कहलाती है। गोंड जनजाति की घर की दीवारों में स्त्रियाँ मिट्टी और रंगों से सजाती, उन्हें नोहडोरा कहते हैं। अब हमने पिथौरा चित्रकला पढ़ी थी, है ना। अब यहाँ पर कौन सी आ गई, नोडोरा, ये आ सकती है। नोहडोरा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, काले आदि से फर्श की ढेग लगाई जाती है। ढेग, उसको क्या बोलते हैं, ढेगना, ढेग लगाई जाती है, मतलब ढेगना। अब देखो जैसे ये घर हुआ, मान लो, है ना, हमने एक घर बना दिया, इतना बेकार घर बन रहा है, ठीक है, ये घर है ना, ये घर है। अब इसके जो हम बॉर्डर पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ लगाते हैं बॉर्डर बनाने के लिए, उसको बोलते हैं ढेग। तो ढेग को क्या बोलते हैं, इस कला को ढेगना, ठीक है। अब पर्व क्या बोलते हैं, मड़ई, लारू काज, बीदी, बकवंथी। अब यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी MCQ में लगा चुके हैं कि बीदरी या बकपंथी जो है किस जनजाति का त्यौहार है, तो ये गोंड जनजाति का त्यौहार है। क्या है, मड़ई, मड़ई हमने देख ली, लारूकाज, फिर बीदरी, बकपंथी, नवाखानी। नवाखानी यही होगा कि जब हम नई फसल, है ना, क्योंकि वहाँ पे नवई कहते थे, यहाँ पर नवाखानी कहते हैं। फिर हरडीली, देखो बीदरी, बकपंथी, हरडीली, नवाखानी और मड़ई और राजूका, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब नृत्य की बात करेंगे तो कौन से हैं, सहला, बिरहा, कहरवा। देखो ये जो नृत्य आपको इतने आसान से लग रहे हैं, हर एक नृत्य में क्वेश्चन छुपा हुआ है, आया भी था। सहला भी आ चुका है, बिरहा भी आ चुका और कहरवा भी आ चुका है PSC प्री में भी, और कहीं कहीं बहुत सारे एग्ज़ाम में जो कि हम देख चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चारों, सहला, बिरहा, कहरवा, कर्मा, ठीक है। भड़ौनी नृत्य भी देख लो। और फिर गोचो, गेंडी, गेंडी से गोंड, है ना, गेंडी से गोंडी, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। बिरहा, कहरवा, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। कर्मा जो नृत्य है वो बैगा और गोंड दोनों के द्वारा करा जाता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं, देखो जब क्या बोलते हैं, सहला नहीं, कौन सा नृत्य था, कर्मा, कर्मा नृत्य आएगा और मान लो आपको बैगा भी मिल रहा है, गोंडी भी मिल रहा है, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों आंसर सही होंगे। फाइनल आंसर की में आपको दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों जनजातियों में ये नृत्य जो है किया जाता है। अब अन्य जो तथ्य हैं इनके बारे में, गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं क्या होती हैं, गोंडी, डोरली, हल्बी और भतरी। बहुत अच्छे, गोंडी तो हमें याद रहती है, लेकिन डोरली, हल्बी, भतरी, भरता बनाते हैं, हलवा भी बनाते हैं गोंड लोग, इस तरीके से याद रखो। और है ना, इनकी नागरी तो देवनागरी लिपि होती है। 2019 में गोंडी भाषा मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। अब थोड़ा सा और रह गया था साइड वाइज, तो हम उसको देखेंगे। क्या था, मध्य प्रदेश के जो आदिवासियों में गुदना, उसकी संस्कृति एक अभिन्न अंग है। तो गुदना कलाकार को क्या बोलते हैं, गुधारिन, ठीक है, गुदना करने वाली गुधारिन, सिंपल सा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुदना प्रिय कौन है, गोंड और बैगा, दोनों ही लिखे हैं। देखो मतलब इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन से हैं, सर्वाधिक गुदना प्रिय, गोंड और बैगा, ठीक है। अब जब हम हिरनौटी दिया के बारे में देखेंगे, गोंड जनजाति हिरनौटी दीप जलाने के लिए विशेष परंपरा है इनके अंदर, इस तरीके से जलाते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। फिर ये दीप विशेषकर गोंड समुदाय की जाति कौन सी, अगरिया जो है, अगरिया द्वारा बनाए जाते हैं, और ये प्राचीन काल से लोक शिल्प कला में निपुण थे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, मड़ई उत्सव के बारे में हम देखेंगे क्या लिखा है। आदिवासी जो समुदाय है गोंड के द्वारा ये मनाया जाता है। दिवाली के बाद प्रथम से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। अब आपसे ये पूछ सकते हैं मड़ई किस उत्सव के बाद मनाया जाता है, दिवाली, ठीक है। इस उत्सव में, इस त्यौहार में खम्भ, बर्दी, मोरपंख की ढाल प्रतीक में ली जाती है। मोरपंख की जाली या ढाल, उसके बाँस को तिकोने कपड़े से सजाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, आपके क्षेत्र में मड़ई बड़ी होंगी, यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको आपने देखा होगा, ठीक है। ओके, हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या देख लेते हैं यहाँ पर क्या रह गया हमारा, कोल जनजाति हम आएंगे। अभी हमने तक 2 जनजाति हमने पढ़ ली है, पहली है भील, दूसरी है गोंड, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप टेंशन नहीं लो, हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे पास 3 महीने हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।